अनुज लोकेंद्र जी की पुस्तक जब आई थी, उससे पहले जब उसकी रचना प्रक्रिया शब्द का प्रयोग हम लोग साहित्य क्षेत्र में सामान्यतया करते हैं, रचना प्रक्रिया जिस समय चल रही थी तब से लगातार ध्यान में आ रहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकारिता के अध्यापक की लेखनी चल रही है। मैं कई बार विचार करता हूं कि इस प्रकार की पुस्तकें जब आती है, सार्थक रचना धर्म जब होता है संपन्न, तो मैं अपने आप से भी प्रश्न करता हूं और आज इस सभा में आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिरकार इस प्रकार के यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता क्यों? हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत की परंपरा कोई बहुत नई है ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है और कई स्वनामधन्य साहित्यकार ऐसे हुए साहित्य क्षेत्र में जिन्होंने इतने सुंदर यात्रा वृत्तांत लिखे हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक वे सारे के सारे यात्रा वृत्तांत अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। हम में से जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उन सबको ध्यान में आता होगा कि पाठ्य पुस्तकों में सुई दो रानी डोरा दो रानी इस शीर्षक से एक बद्री केदार यात्रा पर महादेवी वर्मा जी का एक यात्रा वृत्तांत पाठ्य पुस्तकों में होता था। लेकिन इस यात्रा वृत्तांत की आवश्यकता क्यों हुई? जब मैंने इस प्रश्न को अपने आप से किया तो मुझे ध्यान में आया कि भारत इस समय एक स्वतंत्र राष्ट्र है और आज से है ऐसा नहीं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम सब कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम सबको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, विभाजन के साथ हुई, लेकिन उस तिथि को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस माना। लेकिन अभी पिछले दिनों इसी सभागृह में हम सब लोग प्रभु राम पर केंद्रित एक पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर एकत्र थे और एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार जो कि अनुभव समृद्ध भी है, आयु वृद्ध भी है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, यह सच है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को 2 स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। 22 जनवरी 2024 संभवतः भारतीय संस्कृति का एक और बड़ा स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाने वाला दिवस हो सकता है। और उनके उस विचार में से मुझे इस पुस्तक के प्रणयन का उत्तर भी मिला। मुझे लगा कि सचमुच यदि सांस्कृतिक दृष्टि से हम विचार करें तो भारत का 22 जनवरी 2024 और 15 अगस्त 1947 से पहले 6 जून 1674 को एक और स्वतंत्रता दिवस संपन्न हुआ था जब हिंदवी स्वराज्य ने आकार लिया था। शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य, जिसका अभी बंधुवर अटल जी ने उल्लेख किया कि 350 वर्ष संपन्न हो रहे हैं, हम सब उसका उत्सव मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष गौरव से अपनी रीढ़ सीधी करके उस उत्सव का आनंद लेगा। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि हम सब लोग भारतीय दर्शन में अत्यंत ज्ञान की बातें सुनते सुनते कई बार कुछ भारी भारी चीजों को आत्मसात नहीं कर पाते। सामान्य जन होते हैं। गीता में हमने पढ़ लिया कि देह तो भौतिक है, वस्त्र की तरह त्यागी जाती है और आत्मा अजर अमर है। लेकिन जब अपने परिजन जाते हैं परिवार में तो कैसे कैसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो मैं एक दृश्य का कई बार उल्लेख करता हूं कि गीता के एक प्रकांड विद्वान और संस्कृत के खूब प्रतिष्ठित विद्वान माता जी का जब देहांत हुआ तो सामान्यतः देह पर घृत लगाया और वहां जो पूजा करवा रहे थे, सब प्रक्रिया संपन्न करवा रहे थे, तो पंडित जी ने कहा कि घी के हाथ माँ की साड़ी पर पहुंच गए। तो उन्होंने एकदम कहा कि माँ बड़ी साफ स्वच्छ रहा करती थी, साड़ी गंदी हो जाएगी। जिस साड़ी को अग्नि को समर्पित करना है माँ की देह के साथ, उस समय गीता दर्शन हम भूल जाते हैं। तो ये जो कई बार हमको लगता है कि भौतिक रूप से जो चीजें दिखाई देती है शायद उनका इतना महत्व नहीं रहता है, आत्मा सो परमात्मा, लेकिन भौतिक चीजों का महत्व कितना होता है ये यदि समझ रहा है तो इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये यात्रा वृत्तांत दरअसल लोकेंद्र जी ने इसलिए लिखा कि शिवाजी महाराज को हम सब ने अपने समकाल में नहीं देखा। इतिहास के पृष्ठों में जिस ढंग से पढ़ा जाना चाहिए था उस ढंग से पढ़ा नहीं। पाठ्य पुस्तकों में पहाड़ी चूहा सहित जो जो विशेषण इसी धरती की कुछ नराधम संतानें दे सकती थी उन्होंने देने का प्रयास किया। लेकिन उस सब के बाद भी यदि शिवाजी की चेतना को अनुभूत करना है
तो इसमें अंतिम पृष्ठ पर और अपनी भूमिका में लोकेंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि शिवाजी के किलों का दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमको ऐसा ध्यान में आता है कि वास्तव में इन किलों का दर्शन करके हम साक्षात शिवाजी की उस ऊर्जा के स्फुरण को अनुभव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी यात्रा वृत्तांत की सार्थकता संभवतः इसी में होती है। यूं यात्रा वृत्तांत पर अगर मैं एक साहित्यकार के नाते बात करना चाहूं तो बहुत सारे बिंदु मुझे ध्यान में आते हैं, लेकिन इस पुस्तक के संदर्भ में वो सारी चर्चाएं करना मुझे थोड़ा बेईमानी लग रही है। यात्रा वृत्तांत का एक सामान्य शिष्टाचार ये माना जाता है, सबसे पहले तो वो प्रेरक होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए। लेकिन प्रेरणा कहां से आती है? तो कई बार प्रेरणा बहुत छोटी छोटी चीजों से मिल जाती है। यात्रा वृत्तांत लिखते समय, चूंकि मैं इस पुस्तक पर चर्चा कर रहा हूं, शिवाजी महाराज केंद्र में है, शिवाजी के किले केंद्र में है, लेकिन अंततः उसका जो सत्व है, उसका जो एसेंस है, उसकी आत्मा जो है, वह दरअसल प्रेरणा का तत्व है। और इसलिए उस प्रेरणा के तत्व को कैसे अनुभव करना, तो मुझे कई बार एक बड़ा छोटा सा प्रसंग याद आता है कि यात्रा वृत्तांत में हम लोग कई बार एयरपोर्ट पे गए, टिकट लिया, बोर्डिंग पास निकाला, वगैरह वगैरह कई बार लिखते हैं। हमारे साहित्यकार लोगों के मैं यात्रा वृत्तांत देखता हूँ, श्रद्धेय पटवा जी यहाँ पर बैठे हैं, तो कई बार वे बड़े अच्छे समालोचक बनकर के उसकी समीक्षा करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई इतनी उथली उथली बातें, इससे पाठक को मिलेगा क्या? तो एक हमारे बहुत प्रसिद्ध चिंतक विचारक हुए श्रद्धेय होवे शेषाद्री जी, उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा था, लेकिन वह यात्रा वृत्तांत था। अब यात्रा वृत्तांत में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा कि मैं ऊपर की बर्थ पर मेरा आरक्षण था, मैं ऊपर गया और नीचे पहले ऐसा हुआ करता था कि जिनका आरक्षण हुआ नहीं तो वो कई बार बीच के उस पैसेज में सो जाया करते थे। तो एक व्यक्ति आए, दरी बिछाई और दोनों तरफ की वो जो बर्थ थी उनके बीच वाले खाली हिस्से में बिछा कर सो गए अनुमति लेकर। उन्होंने लिखा कि मैं ऊपर की सीट से नीचे उतर रहा था और मुझे ऐसा लगा, सामान्यतः सीढ़ियों से उतरता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों लगा कि थोड़ा दिक्कत आ रही है, सर अड़ रहा है थोड़ा छत पर। तो मैंने सोचा कि दोनों हाथों के बल में धीरे से बीच वाली सीट पर, नीचे वाली सीट पर पैर रखते हुए नीचे उतर जाऊंगा। लेकिन अनायास ऐसा हुआ कि मेरी बाजुओं की ताकत ने जवाब दिया और मैं धड़ाम से बिना किसी अवरोध के जाकर के सीधे उस सोए हुए व्यक्ति की छाती पर जाकर के गिरा। और उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये व्यक्ति उठ करके मुझे 2 थप्पड़ मारेगा, भद्दी गालियां देगा, उस सब के लिए मैं तैयार हूं, विनम्रता से मैं अपनी गलती स्वीकारूंगा। लेकिन अनायास ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति उठा, गहरी नींद से सीने पर एक पूरे वजन के साथ व्यक्ति गिरा था। वो उठ करके बाबा को चोट तो नहीं लगी कहते हुए उनके घुटने और कोहनियां संभालने लगा। जब यह घटना हुई तो शेषाद्री जी ने लिखा कि मुझे ध्यान में आया कि शायद कोई और देश होता, शायद कोई और संस्कृति होती तो दृश्य कितना विपरीत होता, लेकिन ये भारत है, ये भारत की आत्मा है। और इसलिए इस प्रकार के यात्रा वृत्तांत जब लिखे जाते हैं तो सामान्यतः ध्यान में आता है कि इन यात्रा वृत्तांतों से उस पुस्तक की सार्थकता सिद्ध होती है। शिवाजी की किले हम में से कितने लोगों ने देखे होंगे? सभागृह में शायद 5% भी नहीं, मुझ सहित। लेकिन जिन्होंने देखे हैं उन्होंने उनका वर्णन करते समय उन किलों की आत्मा को स्पर्श किया है, उन्होंने जो अनुभव किया है। यदि मुझे याद है कि एक यात्रा वृत्तांत में पढ़ रहा था जिसमें सावरकर की कोठरी तक हमारी एक बहन गई थी इंदौर की, डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव जी। उन्होंने जिस ढंग से उस कक्ष में बैठ करके जो अनुभूति प्राप्त की, उसका वर्णन किया, तो ऐसा लगा कि वो शायद एक कोठरी भर नहीं है उस कारागार की। ऐसा लगा कि चारों धाम वहां पर प्रकट हो गए हों, किसी तीर्थ से कम अनुभूति उनको नहीं हो रही थी। जैसे हम सब रामलला की प्रतिमा को 22 जून को आंखों से पट्टी खोलते हुए देख करके हम सब द्रवित हुए थे, आंखें भीगी थी, ठीक वैसा वर्णन उस दृश्य का भी आता है। तो लगता है कि सचमुच हमने कहीं इससे पहले के समय में बच्चों को, नई पीढ़ी को, नई पौध को इतिहास पढ़ाते समय, साहित्य पढ़ाते समय कहीं कोई कमी तो रखी, लेकिन उस कमी की पूर्ति लोकेंद्र जी जैसे शिक्षक करते हैं। क्योंकि इन दिनों हम सब देख रहे हैं इतिहास बोध के नाम पर हमने अपनी नई पीढ़ी को कॉन्वेंट शिक्षा देते हुए पावनखिंड दर्रा बताने की बजाय हमने कहा थर्मोपाइली युद्ध बच्चों को पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे विश्व युद्ध का विवरण हम अपनी राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र की पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिसमें कई हमारे सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि वो तो कहते हैं भैया
युद्ध हुआ, खाड़ी युद्ध हुआ, ये सब हो गया, इतने टन बारूद गिराया गया और बोले आदमी कितने मरे, तो बोले उससे ज्यादा तो हमारे नल की लड़ाई में मर जाए। ऐसा इतिहास बोध हम लोगों ने अपनी नई पीढ़ी का विकसित किया, जिसको हम विश्व युद्ध कहते थे। मुझे कई बार लगता है कि शिवाजी के द्वारा जिस ढंग से हम अगर अपने बच्चों से कहें कि गनीमी कावा क्या होता है, उस छापामार युद्ध के विषय में हम उनसे प्रश्न करें, तो शायद उन बच्चों को पता भी न चले कि ये होता क्या है। शायद शिवाजी की उस परंपरा को अनुभव न कर पाए जो उनके यहाँ पर उस समय गोपनीय ढंग से चला करती थी, सेना के अतिरिक्त संपूर्ण समाज। मुझे लगता है कि शिवाजी के संदर्भ में इन सब विषयों पर बात करते समय, क्योंकि शिवाजी और गढ़, ये चूंकि पूरी की पूरी पुस्तक गढ़ पर केंद्रित है, दुर्ग पर केंद्रित है, शिवाजी के किलों पर केंद्रित है। शिवाजी और गढ़ का दो बिल्कुल ऐसा चोली दामन का साथ रहा। इन्हें आप देखिए कि जिस समय शिवाजी महाराज गर्भ में है, अभिमन्यु जिस समय गर्भ में है, तब भी मां शिवनेरी किले पर जो स्वप्न देख रही, इन दिनों नई पीढ़ी की बहनें गर्भावस्था में होती है तो उनका जिस ढंग से हम मालवी में कई बार मजाक में कहते हैं कि पपोलते हैं, बड़ा पलकों पर बिठाते हैं, ठीक है, लेकिन उस संघर्ष काल में माता जीजाऊ को भी अंततः स्वप्न तो आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के जब आप लोकगीत सुनेंगे, मराठी के लोकगीत सुनेंगे, तो वहां पर कहा जाता है जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। ये जो दोहद है, ये जो उस समय का दोहद शब्द, मुझे कई बार साहित्य में थोड़ा विषय विपर्य नहीं, लेकिन द्विरध संस्कृत में एक शब्द चलता है। दो हृदय एक साथ जब धड़कते हैं, मां के साथ नाभि नाला संबंध जब संतति का होता है, ये जो दो हृदय धड़क रहे थे जिस समय, तब जीजा माता बेचैन है उन किलों को देख करके जिन पर हरे ध्वज लहरा रहे हैं। और संतति के जन्म होने के बाद वो बच्चे की शिकायतें भी अगर अपने मित्रों की आती है तो कैसी शिकायतें आती है, दोस्त आकर के, मित्र आकर के कहते हैं जीजा अपने लाल को समझाओ, ये शिवा जो है ये बेईमानी करता है। कैसी बेईमानी करता है? दो भागों में जब बंटते हैं तो हमारे किले जब हम रक्षा करते हैं तब तो ये एड़ी चोटी का जोर लगा करके किले जीत ही लेता है, लेकिन जब ये रक्षा पंक्ति में आता है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले जीतने नहीं देता। जैसे आजकल बैटिंग करके और बच्चे भाग जाते हैं, बॉलिंग का मौका आते हैं। जीजाऊ ने समझाया कि बेटा ऐसा क्यों करते हो, तो शिवाजी ने कहा कि मां भले ही 4 पत्थर जमा करके गढ़ बनाया है, लेकिन मरते मर जाऊंगा, उस गढ़ को किसी शत्रु को जीतने नहीं दूंगा, भले ही वो शत्रु मेरे मित्र ही क्यों ना हो। ये जो बाल्यकाल का संस्कार है गढ़ का, ये संस्कार दरअसल शिवाजी के संपूर्ण जीवन काल में चलता है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि शिवाजी महाराज के किए हुए अनेक प्रयासों में, यूं शिवाजी के कामों की बात जब हम करें, श्रद्धेय हेमंत जी मुक्तिबोध इस विषय में और विशेष संदर्भ देकर के बताएंगे ही, लेकिन जिन महत्वपूर्ण विषयों को मैं शिवाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानता हूं, उनमें 2-3 चीजें मुझे सर्वाधिक प्रभावित करती। उसमें से एक सैन्यकरण, उसमें से एक स्वदेशीकरण, अपनी मुद्रा, अपना शक संवत, अपनी व्यवस्थाएं, अपना तंत्र, और उसके साथ भाषा का शुद्धिकरण। ये भी शिवाजी का एक बड़ा काम है। जैसे किले बनाना बड़े काम थे, किले जीतना बड़े काम थे, वैसे ही भाषा की शुद्धि भी उनका एक बड़ा काम था। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवाजी के समय से पद नाम जिस ढंग से उन्होंने रखे, सारे पदों के नाम विशुद्ध भारतीय ढंग से रखे, मुद्राओं के नाम भारतीय ढंग से, कार्य पद्धति के नाम भारतीय ढंग से, पत्र व्यवहार भारतीय ढंग से, ये जो संपूर्ण स्व का तंत्र विकसित हो रहा था, मुझे लगता है कि संभवतः सावरकर जी की भी प्रेरणा शिवाजी ही थे। संभवतः क्या, ये तो लगभग पक्का ही है। और इसलिए ये सावरकर जी तक, हम में से कितने लोगों को पता होगा कि सावरकर जी ने पहली बार महापौर शब्द दिया, जिसका दैनंदिन जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। हिंदी वाले तक नहीं जानते इस बात को। सावरकर को गालियां देना बहुत लोगों का आता है इस देश में। तो कहने का तात्पर्य, शिवाजी महाराज का ये जो संपूर्ण चरित्र है, इस चरित्र में उन गणों को लेकर के जितना उल्लेख मिलता है, उन गणों को समझने के लिए हमको लोकेंद्र जी की इस हिंदवी स्वराज्य दर्शन को समझना चाहिए। और मुझे कई बातें याद आ रही है, लेकिन संक्षेप में, गढ़ आलापन सिंह गेला, जिस वाक्य को हम सब लोग जब सुनते हैं तो आंखें नम होती है। कैसे सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए शिवाजी के विश्वस्त
अपने प्राणों की बलि देते, और ऐसे कितने अवसर। और ये गढ़ शिवाजी के जीवन में, शत्रु के गढ़ में कैद थे, जब निकलने के अवसर जब आप देखें तो मुझे कई बार कई दृश्य आंखों को नम करते हैं। आप कल्पना करिए उस समय मदारी मेहतर, समरसता की बात जब हम करते हैं, मदारी मेहतर को जब ये कहा गया कि शिवाजी का वेश धारण करके तुमको इस किले से निकलना है, 2 दिशाओं में 2 पालकियां एक साथ रवाना होगी ताकि शत्रु को भ्रम में रखा जा सके। एकदम अनपढ़ लेकिन भावुक। उसने कहा अच्छा शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाओ। उसे पता था कि इन कपड़ों को पहनने के बाद केवल और केवल एक उपहार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह है मृत्यु देवता। उसके बाद भी कपड़े खुशी खुशी पहन लिए। अरे वाह, शिवाजी महाराज की टोपी ये भी धारण कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही मोजड़ी सामने आई, रोने लगा धर धर करके। जिन महाराज की मोजड़ी को मैंने अपने हृदय पर स्थान दे रखा है भरत की तरह, उन मोजड़ियों को मैं अपने पैर में कैसे धारण करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। वो शिवाजी, उनके किले। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि ये विस्तार न हो, इसलिए तकनीकी रूप से हम सब लोगों को केवल इतना ध्यान में रखना चाहिए कि लगभग 240 किले शिवाजी ने कब्जे में लिए थे अपने जीवन काल में। 111 किलों का स्वयं निर्माण किया था। और इसमें जैसे अटल भाई कह रहे थे ना, इसमें भी उल्लेख है पुस्तक में कि वो किले तीनों लोकों में दिखाई देते हैं हमको, पर्वत से लेकर के समुद्र की तलहटी तक। और केवल मद्रास क्षेत्र में ही 79 किले थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये मराठा इतिहास करके और उसके प्रति भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि केवल मद्रास क्षेत्र में 79 किले, 70 नहीं। और इन सब किलों के जो नाम है, प्रचंड, प्रकाश, प्रताप, प्रबल, प्रसन्न, प्रसिद्ध, भूपाल, भूमंडल, भूषण, वज्र, वर्धन, महिमंडन, लोह दुर्ग, सिंधु दुर्ग, सिंहगढ़, इनके नामकरण तक जब लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर थरथराता है जैसे। और इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह पुस्तक उस व्यक्ति पर लिखी हुई है जिनका नाम छत्रपति शिवराय है, जिनको राजा बनते समय उनके गुरु ने केवल एक ही मंत्र दिया था। और मुझे लगता है कि वह मंत्र संभवतः आज के युग के सभी शासकों के लिए भी गीता की तरह पवित्र हो सकता है। शिवाजी महाराज ने समर्थ रामदास से पूछा था, इतने किले जीत लिए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो गई, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस रूप में भूमिका का निर्वाह करना है। और तब मराठी में एक वाक्य आता है, वे मूल वाक्य न कहते हुए हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि राजा राज्य का उपभोग शून्य स्वामी होता है। शिवाजी महाराज ने उसको जी कर दिखाया। हम सब इस पुस्तक को पढ़ करके और शिवाजी महाराज के चरित्र को गढ़ के माध्यम से, दुर्ग के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आज केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।